खुशामदीद, वेलकम आप सबका। 5 बज चुके हैं और 5 का पंच लेकर अशफा गौहर हाजिर खिदमत। और 5 के पंच में लगातार 5 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर और रियासत मुल्क के साथ भी है। आपको बताते हैं कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है। 5 बड़े विजुअल्स के साथ गुलिस्तान, 5 विजुअल्स जो ट्रेंडिंग विजुअल्स हैं वो आपको सबसे पहले बताते हैं। उसके फौरन बाद हम अपने बड़े मुद्दे की ओर भी चलते हैं। लेकिन आज सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले जो आपके टेलीविजन के अंदर 5 विजुअल्स हैं उनमें सबसे पहला विजुअल महबूबा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट और अर्थवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने नजरबंदी के बाद, यानी हाउस अरेस्ट थी, वो अरेस्ट थी, वो उस पर पीएसए लगा हुआ था, उसके बाद वो रिलीज हुई और पहली बार 16 महीने की नजरबंदी के बाद पहली बार उनकी तरफ से मीडिया ब्रीफिंग की गई है। और मीडिया ब्रीफिंग करते करते काफी कुछ बातें महबूबा मुफ्ती ने क्लियर की है। महबूबा मुफ्ती ने आज अपनी ब्रीफिंग के दौरान 2-3 बातें काफी क्लियर की और कहा गया कि जो अलायंस पीपल्स मूवमेंट के नाम से जो अलायंस बना है उस अलायंस का हिस्सा वो पूरा रहेंगी और अलग अलग होके हम बड़े मिशन को हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब तक आईन रियासत जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत बशमूल जो फ्लैग है वापस नहीं आता, तब तक चुनावी दंगल का सोचना भी उनके लिए जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए सिर्फ 370 की बहाली के लिए नहीं जिंदा है, बल्कि वो अपनी जदोजहद और अपनी लड़ाई, सियासी लड़ाई जो है वो तब तक लड़ती रहेंगी जब तक जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है जब तक वो एड्रेस नहीं होता है एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, तब तक वो ये लड़ाई लड़ती रहेंगी। जिसके बाद रिएक्शंस का आना भी तेज हुआ है। और दूसरा विजुअल जो बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां अलायंस पर अपना रिएक्शन दिया है, वहीं पर कहा कि वो सारे लीडर हैं जो अपनी जमीन खो चुके हैं और अब लोगों को ठगने का एक नया नाम ढूंढ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की बातें की जा रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये बात सामने रखी है। आज बीजेपी की तरफ से जो बात सामने रखी गई है उसमें कहा गया कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी और जिस तरीके से कश्मीर को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है चंद पॉलिटिशियंस की तरफ से, उसे किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और ऑन द टॉप आप देख रहे होंगे 2 बड़े चेहरे, प्राइम मिनिस्टर मोदी और साथ साथ राहुल गांधी। क्योंकि बात बिहार चुनाव की है तो बिहार चुनाव में भी जम्मू कश्मीर आज घूमा है, क्योंकि आज 370 की बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही है और गलवान के अंदर शहीद हुए जवानों का जिक्र भी किया है। बिहार के अंदर स्टेट असेंबली के चुनाव हो रहे हैं और इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है और आज दोनों जगहों पर जलसे से बात करते हुए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले तो किए ही, लेकिन गलवान और 370 भी आज प्राइम मिनिस्टर की जुबान पर आ ही गया। इधर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए जहां चीन का मामला, रोजगार का मामला और वैक्सीन का मामला उठाया, वहीं पर आज और भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कैंपेनिंग की गई, जिसमें सरकार केंद्र से लेकर राज्य इकाइयों तक हद पे तनकीद बनाते हुए कहा गया न तो राज्य ने कुछ किया और ना ही केंद्र ने कुछ किया। यही वजह है कि इतने बड़े स्टेट के अंदर विकास की रफ्तार बहुत धीमी है और आज भी लोग पलायन करते हैं, नौकरियां ढूंढने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं। और तीसरा बड़ा विजुअल जो आपके सामने है, बिल्कुल वो डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया बयान और साथ साथ एयर पोल्यूशन का है। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन AQI लगातार बढ़ रहा है। सुबह, दिन और शाम को जब भी आप बाहर देखेंगे तो आपको धुंधला नजर आ रहा है, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और इसी की अक्कासी डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की हवाएं ठीक नहीं है और भारत की हवाओं का जो असर था वो आज यहाँ दिल्ली के अंदर भी देखने को मिला। AQI लगातार बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के सभी चीफ मिनिस्टर से अपील की है कि वो आके एक एक्शन प्लान बनाए ताकि इस तरीके का माहौल दिल्ली के अंदर ना देखना पड़े। और 2 विजुअल्स और जो देख रहे हैं आप, उनमें बड़ा विजुअल एक जो है
वो आर्मीनिया का है। लास्ट और पांचवी बड़ी खबर, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच आज 27वें दिन भी जंग जारी है और दोनों तरफ से गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि शाम 7 बजे पीस टॉक्स होने जा रहे हैं और इन पीस टॉक्स में कोई बड़ी पहल हो सकती है। इधर चीन और रूस का बयान भी आर्मेनिया और अजरबैजान के हवाले से सामने आया है। तो ये तो थी 5 बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं, 5 बड़े विजुअल्स जिनको लेकर हम बात कर रहे थे। लेकिन अब आते हैं अपने बड़े मुद्दे की ओर और सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। बड़ी खबर क्या कुछ है आप देख लीजिएगा कि माइक पोम्पियो, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और गहरे और मजबूत होते जा रहे हैं। माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर जो है वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं और भारत के दौरे के दौरान जहां भारत और अमेरिका के बीच टॉक्स होनी है, टॉक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वार्ता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बॉर्डर्स को डिस्कस किया जाएगा, एलएसी को भी डिस्कस किया जाएगा, डिफेंस डील को हरी झंडी मिल सकती है क्योंकि बड़ी बात जो अमेरिका की तरफ से है वो चाइना का बाय बाय और इंडिया का वेलकम साउथ एशिया के अंदर हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं दबे और खुले अल्फाज में अमेरिकी पॉलिसी ये साफ कर रही है कि जिस तरीके की सूरत हाल जो सिचुएशन साउथ एशिया के अंदर उभर रही है उसमें अमेरिका के बाद अगर कोई मजबूत प्लेयर यहां पर कोई काम कर सकता है तो वो भारत है। लगातार माइक पोम्पियो की तरफ से इसके इशारे दिए गए हैं, इस तरीके की बात जो कही गई है और यही वजह है कि ये वार्ता काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इसी से हम चर्चा आज करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और भी कुछ मुद्दे हैं, लेकिन चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान ज्वाइन किए हुए हैं पहले फटाफट से उनके पास चलते हैं, आपको मिलाते हैं कि आज कौन मेहमान हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अखिल दीक्षित साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। अनिल गौर साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर दोबारा आज हमारे साथ है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल जितेंद्र सिंह साहब हमारे साथ है, जितेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। 3 बड़े मेहमान आज हमारे साथ है, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की सिचुएशन है और आगे ये जो मीटिंग्स हो रही है इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट न सिर्फ साउथ एशिया के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी क्या कुछ होगा। सबसे पहले अखिल दीक्षित साहब आप ही के पास आऊंगा। माइक पोम्पियो लगातार भारत के हवाले से स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, लेकिन अब मीटिंग है और मीटिंग से पहले चाइना का बाय बाय और इंडिया का वेलकम, इस तरीके का आसार और इस तरीके की बातें कहकर क्या कुछ अमेरिका करना चाहता है साउथ एशिया के अंदर? देखिए, चाइना से बाय बाय तो काफी पहले हो गया था अमेरिका का, जब कोविड का कोरोना के पूरे विश्व में फैलाया चाइना की वजह से फैला है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस पे बहुत बयान दे चुके हैं, बड़े ओपनली दे चुके हैं। तो उनका अब ये जरूर था, उनको एक साउथ ईस्ट एशिया और एशिया में एक ऐसा अलायंस चाहिए जो कि जिनका की कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो, उसमें भी उनको एक स्ट्रांग और मजबूत देश की जरूरत थी जिसका भी वही इंटरेस्ट हो जो उनका हो। दूसरी चीज आपको ये देखना चाहिए, एक भारत ही एक देश है जो चाइना को एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में टक्कर दे सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की अलायंस जो है भारत के साथ बन रही है और कनेक्टेड इससे है जो क्वाड एक्सरसाइज हुई है और मलाबार एक्सरसाइज जो अभी हो रही है, होने वाली है, जिसमें हमारे साथ कई हमारे गठ में आए हैं, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है। तो इसकी वजह से चाइना को आइसोलेट करने का एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे एक मजबूत देश आएंगे, जिससे उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको कंटेन किया जा सके। तो ये कि बहुत अच्छी पहल है और इस पे बहुत ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए और सारी जनता को इस पे बहुत अपना सपोर्ट प्रकट भी करना चाहिए। राइट सर, मैं आता हूं सर आपके पास। कर्नल जितेंद्र चौहान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम भारत और अमेरिका के बीच जब बातचीत की बात करते हैं, 2+2 टॉक्स की बात करते हैं, तो इसमें सीधी सी बात है जो एजेंडा के अंदर है, दैट इज बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर बात करना। और सीधे से इस वक्त जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ है। एक तरफ से ये टॉक्स हो रही है, दूसरी तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री जो बीजिंग के अंदर है चाइना की, वो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है।
इन सभी स्टेटमेंट्स को लेकर, और कह रही है कि अमेरिका जिस तरीके से चलना चाहता है और जिस तरीके की हवा बनाना चाहता है, ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, और आज से बहुत पहले भी इस तरीके की कोशिशें की गई हैं। देखिए गौहर जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जबकि चाइना के खिलाफ करीबन 90% देश हैं चाइना के खिलाफ आज की डेट में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हैं, और चाइना के साथ बहुत कम देश हैं जो खड़े हैं इस टाइम पे। उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, पाकिस्तान टर्की जैसे हैं ओपनली हैं, और बाकी कोई साथ नहीं आज की डेट में नहीं है, इंक्लूडिंग जो उसका एक स्ट्रॉन्ग अलाइ हुआ करता था रशिया, वो भी उसके साथ नहीं खड़ा है आज की डेट में। तो जो एक आइसोलेशन करना था चाइना, क्योंकि चाइना काफी दिन से चल रहा था कि जो इच्छा करता था, जिस भी आइलैंड को कब्जा करना होता था, छोटे छोटे देशों को दबाना था, वो एक विस्तारवादी नीति पे चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने उसको चैलेंज किया, और जो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो चाइना को बीटिंग मिली है, और उसी के साथ साथ यूएस ने, जैसा निखिल सर ने बोला है अभी, कि जो कोविड के बाद से यूएस चाइना के खिलाफ आ गया था, और चाइना के खिलाफ यूएसए ने क्लियर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया था कोविड पे लेकर के कि चाइना का फैलाया हुआ है। इनफैक्ट यूएसए ने तो डब्ल्यूएचओ को भी बोल दिया था कि डब्ल्यूएचओ डिफंग हो चुका है, चाइना के सपोर्ट करते करते जो उसका रोल है उसने नहीं किया है। यही सब कारण है कि आज की डेट में ये सारे देश चाइना के खिलाफ खड़े हो गए। अब आते हैं क्वाड पे लेके। क्वाड अगर आप देखेंगे, इससे पहले क्वाड का कोई स्ट्रांग वो नहीं था, पेपर पे क्वाड था, लेकिन अब भारत के इनिशिएटिव के ऊपर क्वाड को दोबारा खड़ा किया गया और आज की डेट में काफी स्ट्रांग हो गया। और यही एक कारण है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है ओपनली आज की डेट में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत। तो अब आप देखेंगे कि 4 देश जो हैं, चारों वो देश हैं जो कि चाइना के खिलाफ हैं और चाइना की विस्तारवादी नीति के खिलाफ हैं। तो ये चाइना को बहुत इस चीज को लेकर चिंता का विषय है, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी देखेंगे उसको बाइकआउट किया जा रहा है। ज्यादातर देश इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्री उसको बाइकआउट कर रही हैं। उनकी तो इकोनॉमी भी सफर कर रही है आज की डेट में, डिप्लोमेसी भी चाइना की सफर कर रही है। और यही एक रीजन है जो चाइना ने, एक जिनपिंग ने जो स्टेटमेंट बनाया है, जब ये कोरियन वॉर के 70 ईयर के सेलिब्रेशन में जो बोला इन्होंने, उसमें उन्होंने वो इंडिकेट किया है कि जो 1950 में अगर आप देखेंगे चाइना कब आया था नॉर्थ कोरिया के साथ, वो अक्टूबर में आया। वॉर स्टार्ट हुई 25 जून को, जबकि यूएसए आर्मी, जब यूएसए आर्मी पहले स्ट्रॉन्ग आ गई थी, जब यूएसए ने नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को पुश करना शुरू कर दिया था, तब अक्टूबर में चाइना आया था आगे उसके नॉर्थ कोरिया की मदद करने के लिए। उसी चीज का उन्होंने आज जिक्र किया है कि कोई कितना भी बड़ा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हम खड़े होंगे, तो यही वार्निंग देने की कोशिश की थी उन्होंने भारत को भी और यूएसए को। लेकिन उस वार्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए गौहर जी, होता क्या है, जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है तब वो क्या करता है, जो भी उल्टे सीधे बयान देना शुरू करता है। क्योंकि आज की डेट में आइसोलेशन तो हो ही चुका है चाइना का, ये तो आप मानते हैं हर तरफ से, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, और चाहे आर्मी डिफेंस फ्रंट हो। पहले क्या, चाइनीज आर्मी एक वो मानी जाती थी कि जिसके खिलाफ कोई भी देश खड़ा नहीं होता था। पहली बार हुआ कि गलवान में चाइना ट्रुप्स ने कैजुअलिटी सफर की हैं, और वो भी फैटल कैजुअलिटी सफर की है। ये बिल्कुल बात आप और उसको माना नहीं। मैं आता हूं सर, अनिल जी भी हमारे साथ। अनिल गौर साहब, ये हम 3rd एडिशन है 2+2 टॉक्स का, लेकिन ये टॉक्स आज के दिन में आपकी नजर में कितने इंपॉर्टेंट बनते हैं, डिफेंस डील के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटजी के हवाले से, और वीजा विज जब चाइना एक अलायंस बनाने की कोशिश में है दुनिया में, उसके हवाले से? देखिए, अभी हिंदुस्तान के लिए ये 2+2 का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि आज के डेट में जो सुपर पावर एक है वो है अमेरिका। अभी अमेरिका की पोजीशन, जो न्यूमरो उनो की पोजीशन है, वो अभी तक हिली नहीं है। हालांकि चीन उसको दावेदारी करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, वो सुपर पावर नहीं, मैं सुपर पावर बन रहा हूं, या रशिया, क्योंकि रशिया भी अभी बीच में कहीं नहीं नजर आता। तो इस लिहाज से देखा जाए, हिंदुस्तान के ये जो 2+2 की टॉक्स होनी है, इसके अंदर बहुत बड़े फैसले होने हैं, क्योंकि अमेरिका एक तो जहाज देना चाहता है,
अभी हमने जो रफाल लिए, जो 126 हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसमें सिर्फ हमने अभी 36 ही लिए, बाकी के सारे हैं। तो उसमें अमेरिका ऑफर कर रहा है उनको, इनफैक्ट वो कह रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हम करेंगे, और ये जो जहाज है ये एक्सक्लूसिव इंडिया को होगा, और यही जहाज अभी अमेरिकन फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहा है। तो एक वो दे रहा है, दूसरा इसके साथ में बाकी जो है, आप जैसे आप देख लीजिए एयरलिफ्टिंग कैपेसिटी के लिए ग्लोब मास्टर्स वगैरह सारा, ये सारा कुछ अमेरिका से आ रहा है। अब वो जो रशियन हमारा डिपेंडेंस था कि एक वो रशियन आहिस्ता की साइड पे, वो नहीं है। रहा है। तो हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। अब जो चीज ये है कि अब अमेरिका और हिंदुस्तान, चलिए कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, जल्दी से इनका जरा ऑडियो रेस्टोर कीजिए, तब तक चलते हैं अपनी एक और बड़ी खबर जो है, क्योंकि रशिया का नाम आया है सामने, तो रशिया और चीन के रिश्ते भी किस तरीके के बन रहे हैं। बड़ी बात यह है क्योंकि दोनों तरफ से बयान सामने आया, चीन और रूस के संबंध भी बेहतर बन रहे हैं, इस तरीके के आज दोनों तरफ से इशारे मिले हैं। क्योंकि आज जहां रूस की तरफ से बयान सामने आया है, पुतिन ने बयान दिया कि फिलहाल कोई जरूरत नहीं है कि मिलिट्री अलायंस हो दोनों देशों के बीच में, लेकिन फ्यूचर स्ट्रेटजी ऐसी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अलायंस बन भी सकता है। यानी एक 50-50 वाला रोल इस वक्त रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से सामने रखा गया है, जबकि लगातार चीन की तरफ से यह कहा गया है कि लगातार हमने इन दोनों देशों ने आपसी संबंध काफी ज्यादा बेहतर किए हैं, और यही वजह कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी से लेकर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी तक हमें रूस की तरफ से दी गई है। बड़ी बात कि एक तरफ से क्वाड, दूसरी तरफ से पुतिन और चीन के रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर रूस चाहता क्या है, कहां की ओर जाना चाहता है। एक तरफ से वो चीन को भी अपने साथ रखना चाह रहा है और भारत से भी दोस्ती और याराना बराबर रखना चाह रहा है। तो ये जो स्ट्रेटजी है चीन की, इसको लेकर अनिल गौर साहब कैसे आप देख रहे हैं कि पुतिन का बयान जो आया है, जो इंटरनेशनल मीडिया में छपकर आया है कि फिलहाल मिलिट्री अलायंस की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो बन सकता है, और हमने सिस्टमैटिकली सेंसिटिव और दीगर जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर की है और चाइना के साथ। देखिए, चाइना को बेसिकली जितना ये सारा टेक्नोलॉजी और जितना आप ये कहें आर्मामेंट्स का जो जरिया है वो रूस से ही है, और रूस ने इसको अभी S-400 भी दे रहा था, पर अभी भारत के कहने पे, क्योंकि जब ये लद्दाख के अंदर घुसा है तो उस वजह से वो थोड़ा देर उसको रोक लिया है। बट जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया से आ रही है, और बाकी जो चाइना ने चुराई है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से, वो अलग है। बट रूस जो है चाइना का बिल्कुल एक खास मित्र है। आप देखें, हालांकि इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है, और एक ऐसा टाइम था जब रूस ने बिल्कुल चाइना को अलग कर दिया था, बट फिर भी वो फिर इकट्ठे हो गए। बेसिकली कम्युनिज्म और एक अमेरिका की तरफ से अमेरिका को एक अलग रखने की वजह से कि ये दोनों आपस में, वो कहते हैं ना, जो आपका दुश्मन है वो दुश्मन और दुश्मन का दोस्त, वो उस हिसाब अमेरिका की दुश्मनी के लिए ये चीन और जो रशिया है दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब जितना कुछ अब उधर अजरबैजान और आर्मीनिया में भी देखिए, वहां पे चीन और रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, हाँ, उस पर मैं आता हूं, बस 2 मिनट में आऊंगा आपके पास। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जतिंदर सिंह चौहान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कल तक हमें लग रहा था कि रशिया जो है वो एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह काम कर रहा है और भारत के बिल्कुल साथ साथ है, लेकिन पुतिन का जो आज का बयान है उसने स्ट्रेटजी को दिखाया कि आने वाले दिनों में किस तरीके की स्ट्रेटजी चाइना अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि बीच में अमेरिका भी है। देखिए गौहर जी, ठीक है, जो आपने आज जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं उसको अगर ज्यादा ध्यान से लेंगे तो ऐसा कोई खास वो नहीं, इसको मैं पढ़ूंगा ज्यादा, विल नॉट रीड मच इन बिटवीन, क्योंकि आज भी जो रशिया है वो इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखे। कोई भी देश आज की डेट में गौहर साहब सबसे पहला अपना इंटरेस्ट देखता है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, उसके बाद ही वो किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है। तो ऐसे हालात में कि रशिया भारत के साथ खिलाफ खड़ा होगा, ये शायद मैं आज की डेट में मानने के लिए तैयार नहीं हूँगा।
रही बात आज चाइना और रशिया के रिलेशन की, आप एक चीज यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, जो अभी अनिल गौड़ जी ने भी कही थी कि अर्मानिया एंड अजरबैजान के अंदर अर्मानिया के साथ रशिया नहीं खड़ा हो पा रहा है, जबकि अभी ओपनली नहीं आया है, जबकि अर्मानिया को उसने सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन साथ में इनडायरेक्टली चाइना जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है वाया पाकिस्तान एंड टर्की। तो ऐसे हालात में ये कहना कि रशिया के उसके साथ खड़ा हो जाएगा, शायद मैं इस बात को नहीं, इस समय तो नहीं मानूंगा। आगे क्या डिप्लोमेसी में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। तो इस चीज को भी गौर रखना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसमें कोई भी देश सबसे पहले अपने रिलेशन को तवज्जो देता है, उसके बाद वो देखता है कि वो कभी भी ऐसे देश के साथ नहीं खड़ा होना चाहेगा जो कि खुद अपने आप में आइसोलेट हो रहा हो। तो इस चीज को गौहर जी मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि शायद आज ये जल्दबाजी होगा ये कहना कि चाइना के साथ रशिया के रिलेशन बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है अनिल गौर साहब। मैं जरा इसी बात को आपके पास भी लेके आऊंगा और आपका व्यू पॉइंट भी जानना चाहूंगा। बिल्कुल पुतिन ने जो आज लाइन अडॉप्ट की है वो ये है कि अभी हमारा मिलिट्री अलायंस नहीं है जी, ठीक है, दोस्ती है, मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो इस पर सोचा जा सकता है। यानी डिप्लोमेटिक दरवाजे बंद नहीं है, खुले ही हैं अभी। जिस तरीके से अभी जिंदर साहब कह रहे थे कि देखिए हर एक देश जो है वो अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स कर रहा है, और उसी तरीके से चाइना भी फिक्स कर रहा है और रशिया भी फिक्स कर रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रूस जो है भारत के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, और आज की डेट में जिस हिसाब से चीन भारत के ऊपर एक दबाव बना के बैठा हुआ है और लद्दाख के अंदर एक्चुअल इंक्लूजन करके बैठा है, और साथ में अरुणाचल प्रदेश वगैरह, उसने कहा मैं तो इनको मानता ही नहीं हूं। एक वो डिप्लोमेटिक जो उसकी लाइन है वो भी भारत के खिलाफ है, और उसके खिलाफ जो है रूस कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं चाइना के साथ खड़ा हूं। एक हाँ, जो चीज देखने वाली ये है कि ये जो अभी क्वाड बना है, क्वाड के साथ में अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है, एक जो मिसिंग लिंक था। अब ये 4 देशों का जो ये समूह बन गया है, रशिया को भी देखिए, आफ्टर ऑल वार्म वाटर जो रशिया की शिपिंग लेन्स और जो चाइना की शिपिंग लेन्स हैं वहां पे दबाव पड़ सकता है। दूसरा, अमेरिका अगर इंटरवेंशन करता है, क्योंकि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में टर्की ने बड़ा एक दखल दिया हुआ है, और आपने देखा उसके 9 ड्रोन्स जो थे, ड्रोन्स उसने अजरबैजान को दिए हुए थे, वो शूट डाउन किए रशियन इक्विपमेंट से। और वो जो चीज है, अमेरिका अगर, क्योंकि टर्की नेटो अलाई है, अब अमेरिका का देखना कि अमेरिका क्या करता है इस लड़ाई के अंदर। अगर अमेरिका न्यूट्रल एक स्थिति ले तो रशिया जो है वो कभी भी चाइना के साथ नहीं जाएगा। हाँ, अगर अमेरिकन इंटरवेंशन हुआ तो वो डिपेंड करेगा कि अगर आर्मीनिया की तरफ से करेगा तब भी रशिया नहीं जाएगा कहीं, पर अगर अजरबैजान की तरफ से करेगा तो फिर जो है रशिया और चाइना का मिलाप होना हो सकता है जल्दी। ठीक है सर, अखिल सर आप पॉइंट ऐड ऑन कीजिए, मैं जरा चलता हूं, फिर आर्मेनिया अजरबैजान का जिक्र चल रहा है तो वहां की ओर चलते हैं जी। बस शॉर्ट सा ये बोलना चाहता हूं मैं कि देखिए कभी कभी ऐसे इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। एक पुतिन ने स्टेटमेंट दिया था कि चाइना से हमारी अलायंस विल नेवर बी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट जी, वो उन्होंने करीब 2 महीने पहले बोला था। और दूसरा उनका, जैसे ये सिंह साहब बोल रहे थे, उनका डिप्लोमेटिक एंड ट्रेडिशनल जो अलायंस रही है इंडिया के साथ, ऑल वेदर हमारी उनसे अलायंस रही है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए 71 वॉर में भी उन्होंने 3 बार 3 दिन में वीटो किया था यूएन में इंडियन सपोर्ट में, और अभी भी उन्होंने रीअश्योर किया है, 2 लोगों ने बहुत क्लियरली अश्योर किया है कि नो अलायंस कैन बी क्रिएटेड बाय विद चाइना एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट। एक बांग्लादेश ने बोला है, श्रीलंका ने बोला है और रशिया ने बोला है, और हमको इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी चीज आपको देखूं, अजरबैजान को आप छोड़ दिए, आर्मेनिया की तरफ से कॉमन इंटरेस्ट की चीजें हैं, अमेरिका और रशिया का इंटरेस्ट, आर्मेनिया के इंटरेस्ट। सपोर्ट जो अजरबैजान को है सिर्फ पाकिस्तान, टर्की और ईरान से है। तो आप ये पोलराइज्ड वर्ल्ड है, कई सपोर्ट जो होते हैं वो क्लैंडस्टाइन होते हैं, वो ओपनली नहीं होते, कुछ साइलेंट सपोर्ट भी होते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा हम लोग बातचीत भी नहीं कर सकते। लेकिन ये आप समझ लीजिए
कि रशिया इंडिया का एक ऑल वेदर फ्रेंड है, ऑल वेदर फ्रेंड है, और इसमें शायद जल्दबाजी, जैसे अभी जजमेंट साहब बता रहे हैं, जल्दबाजी होगी इस पर कोई इंक्लूड करने के लिए। ठीक है जी, आर्मेनिया अजरबैजान का लगातार जिक्र चल रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आर्मेनिया अजरबैजान में आजकल क्या चल रहा है और आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है आर्मेनिया अजरबैजान के लिए, जहां 27 दिन से गोलाबारी चल रही है, हजारों लोग जख्मी मारे जा रहे हैं, एक दूसरे के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वहीं पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइक पोम्पियो के साथ आज रात को आर्मेनिया और अजरबैजान के फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग करने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की मीटिंग होगी, मंत्रियों की मीटिंग होगी माइक पोम्पियो के साथ, और माना जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। पिछले 27 दिन के दौरान कई लोग मारे गए, कई हजार लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन इस बीच रूस का बयान भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने आज साफ तौर पर यह कहा कि नेक्स्ट 4 डेज, अगले 4 दिन के अंदर अंदर यहां पर शांति होनी चाहिए, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति होनी चाहिए। और सीधे सीधे अजरबैजान को कहा कि जिस तरीके से वो काम कर रहा है, हाथ पीछे खींचे, वरना सिचुएशन कहीं और की ओर जाएगी। तो दीक्षित सर, पहले आप ही के साथ, आप लगातार बता रहे थे कि कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, यहां तो अब चीज कुछ खुल के भी दिखना शुरू हो गई है रूस की तरफ से, और अमेरिका की आमद, इसे हम कैसे माने? आज 7, साढ़े 7 बजे की मीटिंग का टाइम शेड्यूल फिक्स। देखिए, ऐसा है, इस पर्टिकुलर अजरबैजान और आर्मेनिया के डिस्प्यूट में दोनों जो राइवल्स हैं, अमेरिका और रशिया, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। क्लैंडस्टाइन वे में वो एक दूसरे के उनको अपोनेंट्स को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज रशिया भी नहीं चाहता है कि उनके डोर पे, नेक्स्ट डोर में कोई इसी तरह का कोई बेस एस्टेब्लिश हो जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस डेवलप हो। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए वो काउंटर जो दूसरा देश है उसको सपोर्ट करने लगते हैं। ये डिस्प्यूट ऐसे ही चलती रहेगी। और इसमें एक ही चीज मैं बता सकता हूं, जब से टर्की, पाकिस्तान और ईरान का इंटरफेरेंस शुरू हुआ, इन्वॉल्वमेंट, तब से ये विश्व के इंटरेस्ट में है कि दोनों जो सुपर पावर्स हैं तो एक साथ रहें, रशिया और अमेरिका, तभी यहाँ पे एक शांति बहाल की जा सकती है। आपसे गौहर साहब एक मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया का जो स्टैंड है हमारा, क्योंकि जो लेह में डिस्प्यूट चल रही है हमारी, उनसे स्टैंड ऑफ चल रहा है, हमें चाइना को कंटेन करने के लिए हमें ताइवान से अपनी अलायंस करनी चाहिए, हमें तिब्बत से उनके ऊपर बयान देने चाहिए, जिससे कि उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में थोड़ा वो डिफेंसिव हो। हम लोग कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं जो कि हो कि तिब्बत पे या ताइवान पे, जिससे कि चाइना को किसी तरह से बुरा लगे। लेकिन समय आ गया है जब हमें ओपनली इस पे बोलना चाहिए। अब बोलना होगा, डिप्लोमेटिक टाइप से बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्नल जिंदर चौहान साहब, अमेरिका का आना अजरबैजान आर्मेनिया की जंग के अंदर और रूस का 4 दिन का अल्टीमेटम, क्या लग रहा है आपको? जो लगातार कुछ एक्सपर्ट्स, आप जैसे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि देखिए ये इतना आसान नहीं है, कैलकुलेट करना कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका का आना क्या अलार्मिंग सिचुएशन तक आ गया है, या अब आपको ये थमता हुआ, रुकता हुआ कहीं नजर आएगा? गौहर जी, मैं जैसे अखिल सर ने बोला है, और इससे पहले मैंने आपके चैनल पे एक दूसरे प्रोग्राम में बोला था, कहा था कि अमेरिका को आज नहीं तो कल तो आना ही पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि उसके बिना वो अमेरिका चुपचाप बैठ के देख नहीं सकता तमाशा जिस हिसाब से चल रहा है। और ये पहली बार आप देखेंगे ये होगा, जैसे अखिल सर ने भी कहा है, कि दोनों सुपर पावर रशिया और अमेरिका का एक ही कॉमन इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका भी कभी भी अजरबैजान की तरफ नहीं टिल्ट करेगा, क्योंकि उस तरफ टर्की और ईरान और पाकिस्तान है। अमेरिका कभी भी ईरान के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, तो ऐसे हालात में वो अजरबैजान की तरफ नहीं जाएगा। वो भी चाहेगा इसका कोई समझौता हो, शांतिपूर्वक हो। उसी तरह रशिया भी कभी भी अजरबैजान के साथ नहीं खड़ा होगा, वो भी आर्मेनिया को ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। और चूंकि वो डायरेक्टली नहीं आना चाह रहा है इस टाइम, क्योंकि उसको फ्लेयर अप नहीं होना चाहते, ये दोनों लोग नहीं चाहते हैं फ्लेयर अप हो, इसलिए दोनों देश, रशिया और अमेरिका, दोनों चाहते हैं किसी तरह इसकी शांति पूर्ण ढंग से ये हो जाए।
अगर आप याद कीजिए, एक बीच में एक स्टेटमेंट आया था नाटो की तरफ से, उन्होंने टर्की को वार्निंग दिया था। जब टर्की का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, उन्होंने वार्निंग दिया था कि अगर वो अपने आप को नहीं करता, ठीक करता है, तो उसको नाटो से निकाला भी जा सकता है। तो इन स्टेटमेंट्स को आप बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा और थोड़ा इनकी तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं कि दोनों अमेरिका, रशिया और बाकी देश ये नहीं चाहते हैं कि अजरबैजान और अर्मानिया को लेके ये फ्लेयर अप हो, जहां पे दूसरे कंट्री इसके बीच में उनको कूदना पड़े। राइट सर। तो इसे मेरे हिसाब से मैं अनिल गौर साहब आपके पास फटाफट से एक कमेंट आपका लूंगा और उसके बाद एक आखिरी ब्रेकिंग हमारे पास है, वो भी चलानी है, लेकिन एक कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। माना जा रहा है कि आर्मेनिया अजरबैजान की जो ये जंग है और दीगर इलाकों के अंदर जो सिचुएशन बन रही है, ये दरअसल हथियारों की रेस है, हथियार बेचने का माहौल बनाया जाता है और ये इसमें कुछ देश बड़े एक्टिवली काम करते हैं, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ लाशें जरूर दिख रही हैं आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में। देखिए, ये बात सही है आपकी कि ये जो लड़ाइयाँ जितनी भी जहाँ पे भी होती हैं, चाहे यहाँ हुई चाहे मिडिल ईस्ट हुई, ये सारी की सारी एक एंड में यही आता है कि दो बातें आ जाती हैं, एक हथियार बेचना और दूसरा रिकंस्ट्रक्शन करना। तो उसके अंदर कौन से देश आते हैं और वो वहीं से अपनी कमाई करते हैं, ये बात सही है। पर अब बात ये है कि आप देखिए कि हथियार कौन किसको दे रहा है। अब यहाँ पे जो एक चीज बन रही है वो एक बहुत डेंजरस चीज बन रही है, वो ये है कि एक मुस्लिम समुदाय का जो मुल्क है, टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, ये एक तरफ हो रहे हैं और इनको चाइना सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चाइना अपने मुल्क के अंदर उगिर मुस्लिम्स को ना वो नमाज पढ़ने देता है, ना वो अपना वहां उनके मस्जिद जो है 4000 मस्जिद भी तोड़ दिए, 10 लाख उसने उगिर मुस्लिम्स को री एजुकेशन कैंप में डाल अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है जी। तो हथियार वो वहां से दे रहे हैं। और जो टर्की है, टर्की नेटो अलाय होते हुए भी इधर जा रहा है। और आपने देखा कि एंड में हुआ क्या है, अब रशिया आ गया और अमेरिका आ गया। बिल्कुल से दीक्षित जी कह रहे हैं कि अमेरिका और रशिया जो है वो आर्मीनिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आर्मीनिया को इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि अजरबैजान और ये जो बाकी जो मुल्क है, ये मुस्लिम ममालिक के मुल्क जो है, वहां बॉर्डर पर खड़े थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अनिल गौर साहब, कर्नल जिंदर सिंह साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलते चलते आपको जरा एक और बड़ी खबर भी बताते चले। बड़ी खबर पाकिस्तान से है और खबर यह है कि पाकिस्तान का एयरफोर्स इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव हाई अलर्ट पर है और तकरीबन 20 साल के बाद मिन्हास एयर बेस को एक्टिवेट किया गया है। अवाक डिफेंस सिस्टम को वहां पर डिप्लॉय किया गया है और अगर आप देखेंगे मिन्हास की दूरी श्रीनगर तक सिर्फ 222 किलोमीटर है और यहां पर इस एयरबेस को एक्टिवेट करने का मतलब कि लद्दाख के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखी जाए। पहले जिना एयरबेस को ऑपरेशनल किया गया था, उसके बाद कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी एयरबेसों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और रात भर पाकिस्तानी फिजाइया एयरबेस जो है, पाकिस्तान के जो एयरफील्ड के जो लोग हैं वो काफी हाई अलर्ट पर है और खुद कमर जावेद बाजवा ने हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। माना जरा कि चीन और पाकिस्तान के बीच लगातार मीटिंग्स हुई हैं, जिसके बाद एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखने की बात सामने रखी गई है। तो फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, खबरों, तस्दीर और तफसील का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां पर छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको लद्दाख लिए चलते हैं।